friends, welcome back to the preparation of NET Paper 2 Commerce class. Here today we are going to start the topic of legal environment. देखिए हमने लास्ट सेशन में इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कवर कर लिया है और आपके जो सिलेबस का नेक्स्ट टॉपिक है वो है लीगल एनवायरनमेंट का कॉपरा एक्ट, दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। अब बच्चे आप सबको पता है कि हमारा जो अर्लियर एक्ट चलता था दैट वाज कोपरा एक्ट 1986, राइट। और अब इस एक्ट को किस एक्ट ने रिप्लेस कर लिया है, वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। और आपके जो सिलेबस में आना है वो करंट एक्ट ही आना है और अब यही एक्ट हमारा चल रहा है। 1986 इज नाउ रिप्लेस्ड विद दिस, राइट। तो अब ध्यान में बिठा लीजिए, इट्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। अब बात करते हैं बच्चे कंज्यूमर प्रोटेक्शन की। इस एक्ट में जो भी मैं आपको आज सेशन में बताऊंगी उस सारे वर्ड्स को अपने नोट्स बना लीजिए, अपने माइंड में अच्छे से फिट कर लीजिए। उनके अलावा कुछ भी आपको एग्जाम में बाहर से नहीं पूछा जाएगा। ओके, तो वट एवर आई एम टेलिंग यू राइट नाउ इन दिस सेशन, मेक देम इन योर नोट्स, कीप इन राइटिंग। और जब बाद में आप प्रिपरेशन करेंगे तो एक दिमाग में रहती हैं चीजें, राइट। अब सबसे पहले देखिए बात करते हैं कंज्यूमर। ये एक्ट कंज्यूमर किसे बताता है, कौन है कंज्यूमर? सी, वन हु परचेजेस गुड्स एंड सर्विसेज। कंज्यूमर का टैग उस पर्सन को दिया गया है हु परचेजेस, क्या परचेज करता है, गुड्स को या सर्विसेज को। सर्विसेज को हायर करता है और परचेजेस जो ये काम कर रहा है फॉर हिज और हर पर्सनल यूज, ठीक है। उसने गुड्स और सर्विसेज जो यूज करने हैं वो अपने पर्सनल यूज के लिए करने हैं, मींस उनका वो यूज करेगा। ही विल नॉट रीसेल देम, ठीक है। रीसेल पर्पस से या कमर्शियल यूज के लिए उसने नहीं लिए हैं, क्योंकि जब आप कमर्शियल यूज या रीसेल पर्पस से लेते हो तब आप कंज्यूमर नहीं होते, तब आप एक मिडिल मैन होते हो, रिटेलर, होलसेलर, दीज थिंग्स। ओके, सो यहां पर याद रखना है कि कंज्यूमर इज द पर्सन हु परचेजेस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर हिज पर्सनल यूज एंड नॉट फॉर रीसेल और कमर्शियल यूज। अब यहाँ पर बात आ जाती है बच्चे, 2019 एक्ट है, कुछ अमेंडमेंट्स के साथ तो आया ही है, तो हम इसमें इंक्लूड क्या लेकर चलते हैं, ई कॉमर्स। ओके, मतलब बाइंग एंड सेलिंग इन द शॉप इन द मार्केट इज नॉट देयर, इट्स ऑल्सो देयर, बट ऑल्सो ई कॉमर्स, जो हम ऑनलाइन शॉपिंग अब स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। ऑनलाइन शॉपिंग बहुत हो रही है, सो ऑनलाइन शॉपिंग भी इसमें इंक्लूड हो चुकी है। तो वो कंज्यूमर्स जो ऑनलाइन शॉप करते हैं वो भी इसमें इंक्लूड है। अब बात करते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का बेसिस क्या है, क्यों कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हमारा फ्लोर पर आया। देखिए, हमारे मेन पर्पस 2019 एक्ट को लाने की ये थी कि देयर इज द प्रैक्टिस ऑफ सेफगार्डिंग बायर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अगेंस्ट अनफेयर मार्केट प्रैक्टिसेस। जो मार्केट प्रैक्टिसेस, अनफेयर ट्रीटमेंट होता है, प्राइसेस का मतलब प्रोडक्ट्स का प्राइसेस हाई करके दे दिया, एडल्ट्रेशन करके दे दी, मिक्स प्रोडक्ट दे दिए, आपको क्वालिटी अच्छी नहीं दी है या क्वांटिटी कम दे दी, तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसमें कि बायर्स के साथ चीटिंग की जाती है इन द मार्केट। और वो अपनी वॉइस किस में रेज कर सकते हैं, थ्रू दिस एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कहीं ना कहीं उनको इस चीज से सेव रखता है। Okay, so right now what this act says that the practice of safeguarding buyers of goods and services against unfair market practices, against corrupt practices, malpractices by sellers, and providing them remedies in case of rights are violated, ठीक है। कुछ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस जो भी होगी उनको उस चीज से सेव करना और उनको एक स्पीडी ट्रायल, इफेक्टिव एंड स्पीडी डिस्पोजल, जो भी कंप्लेंट्स आ रही है कंज्यूमर की उनका स्पीडी इफेक्टिव ट्रायल करना, ये सब चीजें हमारी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आई हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लाने की जरूरत क्यों थी, तो सबसे पहले ये बोलना है कि देयर इज टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट कंज्यूमर राइट नाउ। हमारी मार्केट में आज के टाइम में सोसाइटी में टेक्नोलॉजी पर जो बेस्ड है वो कंज्यूमर ज्यादा हो गए हैं, हम ई कॉमर्स ज्यादा कर रहे हैं, हम शॉपिंग ऑनलाइन ज्यादा कर रहे हैं, तो इसके लिए एक एक्ट लाना जरूरी था जो कि ऐसे कंज्यूमर्स को भी सेफ रखे। ओके, सो ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस एक्ट इज, अगर कोई भी आपसे पूछे या आपके पेपर में आता है तो आपको अगर ऑब्जेक्टिव बताने हैं तो कौन से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो सेव करते हैं, बताइए जल्दी से।
ये ऑब्जेक्ट जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन 2019 है, ये किन ऑब्जेक्टिव्स पर बेस्ड है? द वेरी फर्स्ट इज इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स दैट आर हजार्डस टू लाइफ। ओके, ऑब्जेक्टिव में द वेरी फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो आएगा वो क्या आएगा कि ये हमें कैसे प्रोडक्ट से सेव करता है विच आर हजार्डस टू लाइफ। ओके बच्चे, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे मार्केट में हैं, जो लाइफ के लिए, हमारी लिबर्टी, हमारी लाइफ, हमारी प्रॉपर्टी के लिए बहुत हार्मफुल है, उनसे प्रोटेक्शन देना। सेकंड, इट इंफॉर्म्स अबाउट द क्वालिटी, पोटेंसी, क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्या रहेगा एक प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट की में प्योरिटी कितनी है, प्रोडक्ट्स का प्राइस कितना रहेगा, ये सब चीजें भी हमारी क्या करते हैं, ये एक्ट के थ्रू इंफॉर्मेशन आती है, इट इंफॉर्म्स द कंज्यूमर। ऑल राइट, देन द थर्ड ऑब्जेक्टिव इज इट इस्टेब्लिशेस कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स। जो अब हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, कंज्यूमर्स के प्रोटेक्शन के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स बिठाई गई हैं। देन इट एश्योर एक्सेस टू एन अथॉरिटी ऑफ गुड्स एट कॉम्पिटिटिव प्राइसेस। ठीक है, कॉम्पिटिटिव प्राइसेस दिए गए हैं अथॉरिटीज को कि आप इन्हीं कॉम्पिटिटिव प्राइसेस के अपॉन अपने प्रोडक्ट्स को सेल करेंगे। फोर्थ मैंने आपको क्या बताया था, कंज्यूमर काउंसिल्स, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स लिख लीजिएगा बच्चे। देन द फिफ्थ ऑब्जेक्टिव वाज टू सीक रिड्रेसल अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉयटेशन से बचाना, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से बचाना, इसके लिए भी जो वेरियस मेजर्स हैं वो दिए गए हैं इस एक्ट में। देन नेक्स्ट इज इट प्रोटेक्ट्स कंज्यूमर बाय अपॉइंटिंग द अथॉरिटीज फॉर टाइमली एंड सफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेटलमेंट ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट्स। कंज्यूमर्स की डिस्प्यूट जो होते हैं उनको इफेक्टिवली सेटल करना, डिस्प्यूट सेटलमेंट। All right, then is laying down penalties for offences under this act। कोई भी ऑफेंस अगर इस एक्ट के थ्रू होता है तो उसमें पेनल्टीज को इम्पोज करना भी एक ऑब्जेक्टिव दिया गया था। देन हियर एंड इंश्योर दैट कंज्यूमर्स वेलफेयर विल रिसीव ड्यू कंसिडरेशन। कंज्यूमर्स के वेलफेयर को हमेशा टॉप प्रायोरिटी रखनी है इस एक्ट में, ये ऑब्जेक्टिव रहा है। देन प्रोवाइड कंज्यूमर एजुकेशन, दैट वाज आल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव कि कंज्यूमर को एजुकेट रखना है, कंज्यूमर को अवेयरनेस देनी है, ये भी इसमें टॉपिक रहा। देन इज स्पीडी एंड इफेक्टिव डिस्पोजल ऑफ कंप्लेंट्स। कंप्लेंट्स का स्पीडी इफेक्टिव डिस्पोजल जितनी भी जल्दी हम करेंगे उतनी ही जल्दी मार्केट में एक अच्छी इमेज जाएगी, मार्केट में कंज्यूमर्स को सेटिस्फैक्शन उतनी ही अच्छी जल्दी से मिलेगी। सो दीज आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कोपरा एक्ट 2019। राइट बच्चे, अच्छे समझ में आ रहे हैं? नाउ लेट्स डिस्कस वेरियस राइट्स ऑफ द कंज्यूमर। 6 राइट्स जो कंज्यूमर्स के अंडर कोपरा एक्ट दिए गए हैं वो कौन से हैं? द वेरी फर्स्ट इज राइट ऑफ कंज्यूमर टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम marketing of goods and services that are hazardous for life and property। The same thing, this was the right। वेरी फर्स्ट क्या थी कि राइट्स ऑफ कंज्यूमर, किस चीज से प्रोटेक्शन मिलना, ऐसे गुड्स की मार्केटिंग होना जो कि लाइफ के लिए बहुत ही हजार्डस है। सेकंड राइट क्या था? राइट ऑफ कंज्यूमर टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। ओके, दैट वाज योर सेकंड राइट कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से रोकना एक कंज्यूमर का एक राइट है, और अगर उनके अगेंस्ट ये होता है तो वो इस एक्ट के थ्रू अपनी वॉइस या अपनी कंप्लेंट दे सकते हैं। द थर्ड राइट इज right of consumer to have access to a variety of goods and services at competitive prices। competitive prices पे प्रोडक्ट्स की एक्सेस होना ये भी कंज्यूमर्स का एक राइट है। फोर्थ राइट अंडर दिस एक्ट क्या दिया गया? दैट राइट टू सीक रिड्रेसल एट रिस्पेक्टिव फोरम्स। ओके, टू सीक रिड्रेसल मीन्स कि अपनी कंप्लेंट डालने के बाद उसके अगेंस्ट एक्शन वो तुरंत ले सकते हैं थ्रू दिस, एंड दिस इज देयर वन ऑफ द राइट्स। देन फिफ्थ इज टू राइट टू रिसीव एडिक्वेट कंपनसेशन फ्रॉम रिस्पेक्टिव कंज्यूमर फोरम्स। जो भी कंज्यूमर फोरम्स इसके अंदर बनाई गई है उनसे वो एडिक्वेट कंसिडरेशन मीन्स जितना उनका लॉस हुआ है या जितने उन्होंने पैसे दिए थे पर्टिकुलर प्रोडक्ट के, वो कंसिडरेशन, वो प्राइस वापस से लें। The last is right to consumer education, the same, this one is also one of the right। consumer education या इसको awareness लगा लो, ये भी उनका एक one of the right है consumers का।
ओके बच्चे, अब आपसे कोई पूछे, यहाँ पर हम बार बार अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के ऊपर जो जोर डाल रहे हैं, इसका मीनिंग क्या होता है? देखिए, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस अगर आपको किसी को समझाना है तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू डिफेक्टिव सर्विसेज किसी को प्रोवाइड करते हैं, मीन्स आप अपनी सर्विसेज में कमी रख देते हैं, सर्विसेज को फुलफिल नहीं कर पाते, या जो गुड्स है वो अच्छी क्वालिटी में नहीं है, या जब आप कंज्यूमर आपसे कोई भी प्रोडक्ट खरीदता है तो आप उसको बिल या कैश मेमोज इन रिटर्न नहीं देते, और यू डिस्क्लोज देयर पर्सनल इंफॉर्मेशन, आप अपने कंज्यूमर्स की पर्सनल कोई इंफॉर्मेशन है उसको डिस्क्लोज करते हैं, क्योंकि देखिए मार्केटिंग में जब जाते हैं उनका फोन नंबर भी होते हैं या बैंक डिटेल्स होती है, अगर आप उनको लीक करते हैं तो आप कहीं ना कहीं अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हो रहे हो, राइट बच्चे। अब आ जाती है बात कमीशंस की। हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में, एज आपने 86 में भी रीड किया होगा, कमीशंस है, कमीशन एट 3 लेवल, कहां पर? एट सेंट्रल लेवल, जिसको हम बोलते हैं नेशनल कमीशन, नेशनल कमीशन, देन इज एट स्टेट लेवल, जिसको स्टेट कमीशन ही बोला जाता है, एंड देन इज डिस्ट्रिक्ट कमीशन। ये याद रहेगा बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कमीशंस क्यों बनाए गए कि यहाँ पर लोग या कंज्यूमर्स जिनके राइट्स हार्म हुए हैं वो जाकर अपनी कंप्लेंट डाल सकते हैं, अपनी कोई भी उनके साथ जो गलत हुआ है उसकी एक कंप्लेंट डालेंगे और उनको वहां से ही रिड्रेसल मिलेगा, वहीं से ही उनको अपनी कंप्लेंट जो दी है उसका एक रिजल्ट मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। ओके, सो यहाँ पर क्या है, नेशनल कमीशन में आप वो कंप्लेंट्स डाल सकते हो जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की वैल्यू अबव ₹2 करोड़ है, ठीक है। ये जो अमाउंट है ये चेंज होती है, ये थ्रू अमेंडमेंट है, पहले यहाँ पर बहुत नॉमिनल अमाउंट थी बट अब चेंज हो गई है। आपके वैल्यू का, आपके प्रोडक्ट की वैल्यू अगर 2 करोड़ से ज्यादा है, आपकी सर्विसेज की वैल्यू अगर 2 करोड़ से ज्यादा है, तो आप अपनी कंप्लेंट के लिए कहाँ जाएंगे? नेशनल कमीशन के पास। देन स्टेट कमीशन के पास अब कब आते हैं? जब आपकी वैल्यू ऑफ गुड्स या सर्विसेज की जो रेंज है या जो अमाउंट है वो फ्रॉम 50 लाख टू 2 करोड़ होती है, ठीक है, 50 लाख से 2 करोड़ के बीच में, देन यू विल गो टू स्टेट कमीशन। एंड डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास अब कब जाते हैं? जब अप टू 10 लाख होती है, राइट बच्चे, सॉरी अप टू 50 लाख होती है। सो दिस इज योर रेंज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन, राइट। अब बात आ जाती है आपकी कंप्लेंट डिस्पोज्ड ऑफ। देखिए कुछ अमेंडमेंट्स दी गई कि जो हमारी ये कंप्लेंट है इनको डिस्पोजल कैसे होगा, कैसे हमें इनको डिस्पोज ऑफ करना है। देखिए, जो कंप्लेंट डिस्पोज ऑफ होती है दैट मस्ट बी विद इन द 3 months फ्रॉम द नोटिस गिवन टू द ऑपोजिट पार्टी, राइट। ऑपोजिट पार्टी ने जितना भी नोटिस दिया है उसके विद इन 3 months आपको कंप्लेंट को डिस्पोज ऑफ करना होता है। जैसे कंज्यूमर ने कंप्लेंट दी तो जो हमारी ये रिड्रेसल फोरम्स होती हैं ऑपोजिट पार्टी को नोटिस देती हैं, उस नोटिस से 3 months के विद इन आपको उनकी कंप्लेंट को सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। देन यू विल मूव टू अनदर थिंग कि अगर 3 months भी कब होते हैं? जब किसी प्रोडक्ट की टेस्टिंग नहीं होनी हो, ठीक। अगर कोई प्रोडक्ट टेस्ट के लिए जाना है, जैसे कोई डेयरी प्रोडक्ट है उसका टेस्ट करवाना है, तो टेस्ट के टाइम पर ये 3 months का पीरियड कितना हो जाता है? 5 months का। ऑल राइट बच्चे, देन कम्स योर वन थिंग कि अब हमारे 2019 अमेंडमेंट की वजह से एक और चीज क्या आई है? ऑनलाइन कंप्लेंट फाइलिंग। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, तो ऑनलाइन कंप्लेंट क्यों नहीं डाल सकते, राइट। जब आप ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदते तो आप डायरेक्ट सेलर से तो नहीं मिल रहे हैं, डायरेक्ट प्रोड्यूसर से तो नहीं मिल रहे, तो जब आप ऑनलाइन डील कर रहे हैं तो कंप्लेंट भी आप उनके अगेंस्ट ऑनलाइन डालते हैं। और इसको क्या बोला गया है? गवर्नमेंट ने एक खोला है ई दाखिल पोर्टल, ई दाखिल पोर्टल, और उसके थ्रू आप अपनी कंप्लेंट को डालते हैं। देर इज स्कोप फॉर ई कॉमर्स हेयर, ई कॉमर्स में हम डील कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग में हम डील कर रहे हैं। 2019 का जो एक्ट है वो ई कॉमर्स और डायरेक्ट सेलिंग में डील करता है। डायरेक्ट सेलिंग होता है जब आप एक परफेक्ट लोकेशन की बजाय आप नॉर्मल जब कंज्यूमर बाय थिंग करते हैं विदाउट एनी मार्केट लोकेशन, उसको बोला जाता है डायरेक्ट सेलिंग। ओके, अब 2019 में एक और चीज ऐड हुई है कि इसमें एक मीडिएशन और एडीआर, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशंस, ओके, एडीआर को भी इंक्लूड किया गया। मतलब कंज्यूमर का अगर मैटर है वो आउट ऑफ फोरम या आउट ऑफ कोर्ट अगर सॉल्व हो रहा है तो थ्रू मीडिएशन या थ्रू एडीआर वो मैटर को हम सॉल्व करवा सकते हैं।
अर्लियर एक और चीज बच्चे, देयर वर सिलेक्शन कमिटीज होती थी जो मेंबर्स को सिलेक्ट करके भेजती थी, बट अब ऐसा नहीं है। अब मेंबर्स जो इन फोरम के जो मेंबर्स होंगे जो बैठेंगे वो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ही चूज करेगी, कोई सिलेक्शन कमेटी नहीं है, डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट उनको चूज करती है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स कह लीजिए या कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस आए जो 2019 एक्ट में आए हैं, और इनके चांसेस हैं एग्जाम में आने के, क्योंकि पुराना एक्ट तो सब पढ़ते आ रहे हैं, नई चीजों को ध्यान में ज्यादा रखना है। ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स की मैंने बात करी थी बच्चे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल भी हमारी 3 लेवल पर है, सेंट्रल प्रोटेक्शन काउंसिल, देन द स्टेट प्रोटेक्शन काउंसिल एंड डिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन काउंसिल। स्टेट पर भी है, सेंट्रल में भी है और डिस्ट्रिक्ट में भी है। इनमें एक चेयरपर्सन होता है और मेंबर्स होते हैं, तीनों में ही चेयरपर्सन और मेंबर। All right, so with this Consumer Protection Act 2019 is now over from my side. मैंने आपको इन डिटेल हर चीज बहुत अच्छे से समझा दी है, हर चीज को आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाई है, राइट्स आपको बताए हैं, ऑब्जेक्टिव बताए हैं, क्या चेंजेस आए हैं इसमें, क्या फोरम होती है और इनकी लिमिट्स कितनी है, 2 करोड़ 50 लाख टू 2 करोड़ अप टू 50 लाख, ये चेंज होती रहती है। ये चीज आप हमेशा जब आप अपना एग्जाम देने जाएंगे तो इसको माइंड में अच्छे से देख के जाना कि लिमिट अब इस टाइम पर कितनी चल रही है। ओके बच्चे, सो नाउ आज के जो सेशन के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमें प्रैक्टिस करने हैं वो ये रहे। आइए लेट्स डिस्कस द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टॉपिक। योर क्वेश्चंस आर, so question first is dash means marketing, distribution and sale of goods or provision of services through a network of sellers. सेलर्स के एक नेटवर्क से आप मार्केटिंग भी करते हो, डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हो, गुड्स को सेल भी कर रहे हो, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, अदरवाइज थ्रू परमानेंट रिटेल लोकेशन, जस्ट आपकी एक रिटेल लोकेशन नहीं है। तो इनमें से बताइए क्या आंसर होगा, डायरेक्ट सेलिंग, ई कॉमर्स, चेन बिजनेस होता है ये, या ये ओपन मार्केट होता है? सो द आंसर इज डायरेक्ट सेलिंग। ओके, option A is correct. Direct selling means marketing, the distribution and sale of goods through a network of sellers. Coming to the next question, which consumer right is not guaranteed under the Consumer Protection Act 2019? तो जो अभी जस्ट हमने सारे राइट्स डिस्कस किए हैं उनमें से आपको कौन सा राइट नहीं दिख रहा है इसमें? राइट टू चूज, ऑब्वियसली इट इज देयर, राइट टू बी हर्ड इज देयर, राइट टू सीक रिड्रेसल भी होता है। ओनली द ऑप्शन इज right against exploitation is incorrect. So which consumer right is not guaranteed? Right against exploitation is not guaranteed. Okay, so the next is, what is the fiscal jurisdiction of district commission? Means district commission की केस हैंडल करने तक की लिमिट कितनी है, कितने वैल्यू तक के गुड्स की कंप्लेंट डिस्ट्रिक्ट कमीशन अपने अंदर लेते हैं? सो द आंसर इज first let's see option up to 1 crore, up to 10 crore, up to 5 crore और it's above 10 crore। तो obviously है ये ऑप्शन तो होगी ही नहीं above 10 crore। सो डिस्ट्रिक्ट कमीशन की जो 2019 एक्ट के अंदर लिमिट है दैट इज अप टू 1 करोड़। ओके, now look at the fourth question. State government, if it deems fit, establish more than one district commission in a district. स्टेट गवर्नमेंट जो होती है, देखिए उन्हीं की अथॉरिटी होती है कि वो अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट कमीशंस को बना सकती हैं। सो स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या अथॉरिटी है कि वो मोर देन वन डिस्ट्रिक्ट कमीशन क्रिएट करे? इज इट ट्रू और फॉल्स? सो योर ऑप्शन इज ट्रू, फॉल्स और ओनली वन डिस्ट्रिक्ट फोरम कैन बी स्टेब्लिश्ड। सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट फोरम स्टेब्लिश कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट और नन ऑफ द अबव। तो जल्दी से बताइए, मैंने क्या बताया था कि स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है? if it deems fit, establish more than one district commission। अगर उनको लगता है कि डिस्ट्रिक्ट में एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट कमीशन की नीड है, they can go for that and yes they have the authority। so the particular statement you can see is true, option A is correct। now moving to the last one, when the seller manipulates the price it is known as। सेलर के द्वारा जब प्राइस को मैनिपुलेट किया जाता है, मींस उन्हीं के द्वारा प्राइस को सेट किया जाए, उस पर्टिकुलर प्रोसेस को क्या कहा जाता है? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, मैनिपुलेटेड ट्रेड प्रैक्टिसेस और ऑल ऑफ द अबव। जल्दी से आंसर दीजिए। मेरे को पता है बहुत सारे बच्चे सी ऑप्शन पे जाएंगे, मैनिपुलेटेड ट्रेड प्रैक्टिसेस, बट नो, द आंसर इज रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस।
रेस्ट्रिक्शन, उन्होंने अपने खुद का कंट्रोल कर लिया है प्राइस के ऊपर, अपनी मनमर्जी चला रहे हैं, रेस्ट्रिक्शंस उनके अकॉर्डिंगली हो रही है, सो रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, राइट बच्चे। सो विद दिस दीज 5 क्वेश्चंस आर फॉर योर प्रैक्टिस, इनको बार बार से रीड कीजिए और ट्राई कीजिए और भी क्वेश्चन सॉल्व करने का। आई होप आपको आज का सेशन बहुत अच्छे से समझ में आया है। नाउ इन नेक्स्ट सेशन वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फेमा एक्ट। फेमा एक्ट आपके लीगल इन्वायरमेंट का ही एक और टॉपिक है और उसको हम कवर करेंगे। हमारा नेट का प्रोसेस जितना भी है वो साथ साथ चल रहा है, सिलेबस को हम पूरा कवर करने वाले हैं टॉपिक वाइज। सो स्टे ट्यून्ड, हैव अ गुड डे एंड कीप वेटिंग फॉर द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।